हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। अब बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का मीनिंग क्या हुआ? न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक, या न्यूक्ली का मतलब होता है यहाँ पर नाभिक। तो नाभिक की हम लोग बात करके चलो, नाभिक में दो तरह के कण यानी कि पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मूविंग पार्टिकल होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल्स हैं। सो दैट हम लोग यहाँ पर बात करके चल रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास है यहाँ पर वो है एलिमेंट। अब एलिमेंट के लिए हमने बोला जेड है। जेड एक्स का मीनिंग जेड इज अ परमाणु क्रमांक, मीनिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ए द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, एंड एक्स इज एन एलिमेंट यानी कि प्रतीक, किससे हमने डिनोट किया है। तो बेसिकली हम लोग बात करके चले, एग्जाम्पल है तो 11Na22, यहां पर आपका जेड यानी कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। एटॉमिक मास दैट इज 22, यानी कि द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक 11 हो गया, द्रव्यमान संख्या आपकी 22 हो गई। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या की हम लोग बात करके चलें तो इसके लिए हम लोग बेसिकली करते हैं a माइनस जेड। a माइनस जेड मतलब कि a आपके पास कितना है? 22 और z कितना है? 11। सो देन 22 minus 11 that is 11. And another one is number of proton is 11, number of neutron is also 11, and atomic mass is 22. And another one is next is element. After topic is isotopes यानी कि समस्थानिक। अब अच्छा देखो, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? एक तो होता है इनको लर्न करना यानी कि याद करना, एक होता है रटना। तो दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चीजें अलग अलग का मतलब क्या है कि एक होता है हमें खाली एक पॉइंट से हमें ध्यान रहे। पॉइंट से कैसे ध्यान रखें कि जैसे एग्जांपल से हम लोग लेके चल रहे हैं। एग्जांपल से कैसे लेके चल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर 1H1, 1H2 और 1H3। 1 1 और 1 यानी कि नीचे वाली वैल्यू सेम। नीचे क्या है बच्चों? यहाँ पर जेड। जेड का मतलब क्या है आपके पास? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे कि जेड तो क्या होना चाहिए? सेम यानी कि समान, और ए क्या होना चाहिए? डिफरेंट यानी कि भिन्न भिन्न। तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि ऐसे तत्व के लिए बेसिकली हम लोग बात करके चल रहे हैं जिनके लिए जेड यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न। एग्जांपल आपके सामने, हमने कैसे याद किया? एग्जांपल से इसको याद किया। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स की हम लोग बात करके चल रहे हैं बेसिकली जिनके लिए जेड यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है सबका? डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यहाँ पर आपके पास आइसोटॉन्स, सम न्यूट्रॉनिक जिसे हम लोग कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? अब आप नाम से पता चल रहा है आइसोटॉन्स का मतलब क्या होता है, या सम न्यूट्रॉनिक जिसे अपन बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान। अब आपने सबसे पहले क्या किया? न्यूट्रॉन की संख्या, आप लोगों ने बोला कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर्मेट में हमने 13 और 7 एंड 14, तो यहां पर हमने बोला 6C13, ये कार्बन का आइसोटोप है और ये नाइट्रोजन आपके पास। तो 6C13, 13 माइनस 6 कर रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 7। 14 माइनस 7 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर? 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों कंडीशंस में क्या रहे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम लोगों ने बोला है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहे आपके पास? सेम रहे।
तो ये क्या बना अपने पास आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद हम लोग बात करके चलते हैं आइसोबार। आइसोबार्स का मतलब होता है यहाँ पर समभारिक भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें जो आप लोगों ने आइसोटॉप्स पढ़ा है इसका रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं कि हम लोगों ने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर बोला था जेड सेम, तो जेड यहाँ पर क्या होगा डिफरेंट और ए क्या होगा आपका सेम। अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पर जेड डिफरेंट और ए सेम। जेड डिफरेंट और ए सेम का मतलब क्या होगा कि जेड जब आपका डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने बोला एज एग्जांपल हम आइसोटॉप्स की बात करके चले, जैसे इसको एग्जांपल से देखें तो 6C14 और 7N14, तो जेड तो क्या होगा डिफरेंट हो गया, लेकिन 14 और 14 यानी कि ए क्या रहा आपका यहाँ पर सेम रहा बेसिकली। तो जो टर्म अपन ने बोला इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करके चले यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है मिरर न्यूक्ली। मिरर न्यूक्ली क्या है, मिरर न्यूक्ली, मिरर न्यूक्ली का मतलब ये होता है दर्पण नाभिक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब दर्पण नाभिक का मतलब क्या होता है, दर्पण नाभिक का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज टू ईच अदर, यानी कि हम लोग दो पार्टिकल्स की बात की है, दो एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे चेंज हुए। तो एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर लिया तो आप लोगों को पता है कि क्या है 3Li7 और दूसरा 4Ber7। तो आप लोग बताएं लिथियम 3 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे क्या आता है, ठीक है बेरिलियम आ रहा है। तो इसके अंदर पहले वाले केस के अंदर हम लोग बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरे वाले कंडीशन के अंदर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 3, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 4, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 3। तो आपस में इंटरचेंज हो गए बच्चे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इंटरचेंज यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये बोला हमने दर्पण नाभिक। जो नेक्स्ट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं अपन, ये तो था बेसिक एक ओवरव्यू था जिसको हम लोगों ने रीड किया। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंसेप्ट अपन लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, वो क्या है देखो, वो है आपके पास यहाँ पर देखिए साइज ऑफ द न्यूक्ली। द न्यूक्ली या न्यूक्लियस, नाभिक का माप या नाभिक का आकार भी बोलते हैं इसे, नाभिक का आकार। अब नाभिक का आकार या माप का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, यहां पर एक स्पेसिफाइड पॉइंट दिया गया है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो एटॉमिक जो मास होता है उसकी पावर 1/3 के डायरेक्टली क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि साइज ऑफ द न्यूक्ली का मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस थी वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट यूज में आता है, कांस्टेंट है r0 a की पावर 1/3। अब r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 है तो r0 यहाँ पर क्या है, r0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है r0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। फर्मी 1.2 फर्मी जैसे हमने बोला तो फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस की रेंज के अकॉर्डिंग दिया गया कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो फर्मी के अंदर होगी। तो आपके पास यहाँ पर r0 की वैल्यू जो होगी आपके पास 1.2 10⁻⁻15 मीटर। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपके पास राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन बनता है कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट की हम लोग बात करके चले तो एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक मास हमें दिया हुआ था 64 किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके लिए हमें क्या करना था यहाँ पर उसकी साइज बतानी थी। 1 मार्क्स के अंदर पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तो रेडियस हमें कैलकुलेट करनी थी। अब रेडियस कैलकुलेट कैसे होगी आपको पता है, सीधा सीधा बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला r = r0 a की पावर 1/3। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। नीट के अंदर दो टॉपिक दिए हुए थे यानी कि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, दोनों का r1 और r2 का रेशियो पूछा था। तो जैसे हम एक कर रहे हैं वैसे दोनों का भी हो जाएगा। अब r0 की वैल्यू आप लोगों ने कितनी बोली 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, तो ये तो सीधी सीधी लिख दी। a की पावर 1/3 तो a कितना है 64 की पावर 1/3। अब आपको पता है 64 का मतलब क्या है 4 का क्यूब इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर क्या निकल गई r = 4.8 फर्मी के अकॉर्डिंग निकल गया।
अब नेक्स्ट में हम देखेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियर के बाद न्यूक्लियर डेंसिटी यानी नाभिक की घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी नाभिकीय घनत्व। अब क्या मीनिंग है नाभिकीय घनत्व का, न्यूक्लियर डेंसिटी का? आप लोगों को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। रो है यहाँ पर आपके पास डेंसिटी, एम होता है मास और वी हो गया आपके पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की हम लोग बात करके चले, आयतन की बात करके चले, तो एक जैसे नाभिक को एक गोला माना गया तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि एक अपन बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है इस पैर के रिगार्डिंग। तो आयतन की हम लोगों ने बोला है, वॉल्यूम के लिए बोला कितना बोला बच्चों आपने, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू भी आप लोगों ने लिखी है, कितनी लिखी, आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्या हो गया क्यूब। मास यानी कि जो भी अपन बात करके चले द्रव्यमान की, यानी कि हम लोगों ने बोला मास के लिए, तो मास का मतलब क्या हुआ, मास इज इक्वल टू हो गया कि जितना उसका एटॉमिक मास की हम लोगों ने बोला कि एटम, या हम लोग वर्बली बात करके चले कि एटम के अंदर हमने 3 पार्टिकल बोले, तो हम लोग न्यूक्लियर के यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो हम लोगों ने एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल m से। तो ये तो हो गया कि भाई कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके अंदर, यानी कि एटॉमिक मास हो गया। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक का मास जो है हम लोग भाई जैसे एज एग्जांपल बात करके जैसे 11 Na22, तो यहाँ पर टोटल कितने हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 22 प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुए। अब एक का मास था 1.67 into 10 की पावर -27 एक का मास होता है, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एज इट इज ही हम लोग ये बोलते हैं कि A हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इनका सभी का मास सेम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं m into A। अब ये m की वैल्यू और ये वॉल्यूम की वैल्यू दोनों हम लोगों ने इस कंडीशन में यानी कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम लोग पुट करके चलेंगे इसको, तो देखिए रो इज इक्वल टू मास m into A अपॉन 4/3, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, पाई आर नॉट क्यूब, a की पावर 1/3 का भी क्यूब है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली कितना बचेगा अपने पास a। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इनटू a, ऐसे क्या हो जाएगा, a कैंसिल आउट, m 3 का जाएगा ऊपर ऊपर यानी कि m से मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू पुट करें हम -27 अपॉन 4 पाई आर नॉट 1.2, अभी कितना बताया था हम लोगों ने, यहाँ पर कितना पढ़ा था 1.2 फर्मी, यहाँ पर भी देखा इसे न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पर 10 की पावर -15 का क्या क्यूब। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कंप्लीटली 2.29 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये आपके पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी कि नाभिकीय घनत्व के लिए कोटि बताइए, नाभिकीय घनत्व की कोटि लिखी है। कोटि कितनी होती है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम लोगों ने दिया है यहाँ पर। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास अरिहंत के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा, या आपको सीबीएसई की जो गाइड है आपके पास अरिहंत, उसके अंदर क्वेश्चन मिलेगा कि नाभिकीय घनत्व को आपको ये बताना है कि नाभिकीय घनत्व या न्यूक्लियर डेंसिटी एक कांस्टेंट टर्म है, r = r नॉट a की पावर 1/3 का यूज करते हुए। न्यूक्लियर चैप्टर जो है न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर आप लोग जब ओपन करेंगे अरिहंत के अंदर, तो उसके अंदर राइट साइड वाले पेज पर ही आपको ये पॉइंट मिलेगा कि क्वेश्चन है, शो दैट अपने को यानी कि प्रूव करना है उस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट कांसेप्ट हम लोग लेते हैं AMU। व्हाट इज द मीन बाय AMU? AMU जो होता है उसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो अब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम लोगों ने बोला मास हो गया द्रव्यमान आपका, यूनिट मात्रक। अब क्या है बच्चों इसका मीनिंग कि यदि हम लोग बोलते हैं यहां पर
कि 1 mu कार्बन 12 के, किसके बच्चों, कार्बन 12 के, यानी कि कार्बन 12 के 1 एटम का मास, 1 एटम मास ऑफ कार्बन 12, एक एटम के यानी कार्बन के एक एटम के मास का 12 पार्ट किसके इक्वल होता है, 1 mu के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 mu के इक्वल होता है। अब बेसिकली हम लोग ये निकाल के चलते हैं कि 1 एटम का मास कितना होगा यहाँ पर आपके पास। तो 1 एटम का मास निकालने के लिए देखो बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। ये कौन सा नंबर है बच्चों, ये अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। 6.023 × 10⁻23 कार्बन 12 के एटम का जो मास है वो कितना था, बेसिकली आप लोग कितना बोल के चलते हो, कितने ग्राम होता है बच्चों यहाँ पर, 12 ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना होगा, 1 ग्राम के लिए कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा वो होगा 6.023 × 10⁻23। ये आप लोगों ने कितने के लिए निकाला, बेसिकली 1 ग्राम का मतलब है 1 एटम का मास के लिए हम लोगों ने बात करी। तो 1 एटम के मास के लिए हम लोगों ने बेसिकली इसको यहाँ पर बोल दिया कि 1 एटम के लिए जो हम लोगों ने बोला, तो 1 एटम के मास के लिए हम लोगों ने 12/6.023 × 10⁻23 हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1 AMU इज इक्वल टू 12, तो आपके पास नीचे है इसे रिमेन में 1 एटम मास ऑफ कार्बन 12, तो 1 एटम मास ऑफ कार्बन 12 दैट इज दिस टर्म 12/6.023 × 10⁻23। 12 से 12 आपका कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेन डेटा रहा आपके पास ये रहा। ये सारा डेटा किसमें है, ग्राम में है। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिखा ही था कि आप लोगों को समझाने के लिए एक बार ग्राम के मेंशन किया था, लेकिन 1 एटम का मास होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड किया। किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करते हैं बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड। ये सारी टर्म किसमें चल रही है, ग्राम के अंदर चल रही है। आप लोगों ने बोला 12 ग्राम, तो ग्राम के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड किया, टेन ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा। 10/6.023 दैट इज 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो गया आपके पास। ये हो गया आपके पास यहाँ पर। और जो वैल्यू में मीट हुई 1.67 × 10⁻24 × 10⁻³ kg। अब टोटल हम लोग देख रहे कितना आ गया बच्चों, किसका है ये, 1 AMU की वैल्यू। 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन का मास जो होता है अपने पास 1.67 × 10⁻27 kg होगा। क्लियर। अब इसके अंदर हम लोग AMU की बात करें तो AMU के लिए बेसिकली U में जो वैल्यू आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो प्रोटॉन का जो मास होता है AMU के अंदर या न्यूट्रॉन का मास है वो है 1.00। यहाँ पर देखें 1.00, ये दोनों टर्म तो सब में सेम आती है। ट्रिक ध्यान रखें, N8 जो आप लोग फोन चलाते हो, नोकिया के जो फोन आते थे N8, तो न्यूट्रॉन के जो N8 न्यूट्रॉन यानी कि 8, तो इसमें 8 आएगा। या pH स्केल से हम लोग पढ़ते हैं P7। और जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कितना है आपके पास, 0.00055 AMU। तो बेसिकली ये सारे डेटा जो है आरबीएससी में तो हमें खुद को लर्न रखने पड़ते हैं, लेकिन सीबीएसई के अंदर ये पेपर की स्टार्टिंग में सारे डेटा आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो इसके अंदर एक जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास मास डिके या मास डिफेक्ट। मास डिके या डिफेक्ट। अब बच्चों इस नेम से तो आप क्लियरिफाई हो। डिफेक्ट का तो हमें पता है, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और डिके या डिफेक्ट का मतलब होता है क्षति यानी कि हानि। तो द्रव्यमान क्षति यानी कि द्रव्यमान की हानि। अब द्रव्यमान की हानि को इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। किससे करते हैं बच्चों, डेल्टा एम से। डेल्टा एम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डेल्टा एम का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली मान के अपन जो लेके चल रहे हैं या आपने जो एक्चुअल वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पहले एक बार इसको इंग्लिश में देख रहे हैं फिर हिंदी में देख रहे हैं। क्या बोलेंगे, डेल्टा एम। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस देना। तो डिफरेंस के लिए दो टर्म्स के बीच होगा। अब दो टर्म क्या है, ये तो होता है ठीक है न्यूक्लियर मास, और ये होता है एक्चुअल मास। ठीक है, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या आता है आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन जितने होंगे, न्यूट्रॉन जितने होंगे, उनको सबको लेके चलना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास से, माइनस कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, एक्चुअल मास है। आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है? ZnP प्लस NMN माइनस m। अब देखिए डेल m इज इक्वल टू Z, Z क्या था, क्या बोला आपने, एटॉमिक नंबर, यानी कि क्या बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी यही होती है। MP क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में बताया था मैंने कैसे निकालेंगे, जिसे बोला हमने A माइनस Z, मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस m, एक्चुअल मास जिसे हम लोगों ने बोला। इसे यदि आपको एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, जैसे मास के एनर्जी के फॉर्मेट में पूछा जाता है आपसे, तो एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको पूरा लिख सकते हैं दोबारा इस तरीके से, माइनस m। अब देखिए यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, Z क्या बताया था हमने, बोलो बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, MP मास ऑफ द प्रोटॉन, शाबाश। A माइनस Z, A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होगा, नंबर, सॉरी, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, कैपिटल M क्या बोला आपने यहां पर, एक्चुअल मास। अब इसको अपन हिंदी में देखें, न्यूक्लियस मास या न्यूक्लियर मास भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो मास, प्रोटॉन के नंबर, प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के मास से, m क्या था, एक्चुअल मास, यानी कि वास्तविक द्रव्यमान। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर हम लोग लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। देखो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला जो रीड किया है वो ये है, Z के रिगार्डिंग या डेल्टा M के रिगार्डिंग, सॉरी, जो रीड किया वो था, डायरेक्ट हम लिखते हैं ZnP प्लस NMN माइनस m। यदि हम लोग बात करके चलें, इसके अंदर एक जस्ट एक कनेक्टेड टॉपिक है इसका, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अब आपको पता है बाइंडिंग, नाम से क्या चल रहा है, बाइंड, जो बाउंडेड है उनको क्या करने की, अलग करने की, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको अलग करने की, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी से हमने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को क्या कर सके, अलग अलग कर सके। तो हम लोग ये बोलते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू C स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू डेल्टा m, डेल्टा m की वैल्यू है आपके पास, अभी पेपर में पढ़ा है, ZnP प्लस NMN माइनस m इंटू C स्क्वायर। अब यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अब कैलकुलेट करनी तो एक तो होता है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना होती है, जबकि हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आया आरबीएससी, सीबीएसई या नीट के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है वहां एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाती है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्लियरिफाई यानी कि स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, फिर आप लोग पूछोगे बच्चों सर ये आया कहां से, अब आया कहां से, तो देखिए आया कैसे, तो वापस अपन इसको एक बार वापस में रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला जो प्रोसेस है आपके पास कैसे देखेंगे कि डेल्टा m की तो वैल्यू आपने सीधी एज इट इज कॉपी कर दी, C स्क्वायर ये हो गया, ये क्या थी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी थी। लेकिन आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जैसे कि सर इसका क्वेश्चन अब बनेगा कैसे, यानी कि आपने डेल्टा m भी पढ़ा दिया, आपने E भी पढ़ा दिया, यानी कि एनर्जी भी बता दी, तो इसके क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है आपके पास कि जैसे आपके पास हाइड्रोजन है या न्यूट्रॉन है, हम न्यूट्रॉन की हम लोग बात करके चले, अब न्यूट्रॉन के लिए आप लोगों से पूछा बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, तो एक तो होता है बाइंडिंग एनर्जी ओनली, इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। आपसे क्वेश्चन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बन गया कि वह यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने क्या बना कि आपको एक तो निकालनी है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकाल के छोड़ देनी है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालनी है, तो 99% आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फंडा क्या है, डेल्टा m C स्क्वायर
ये क्वेश्चन की फॉर्मेट हो गई कि एनर्जी किसके अंदर ले रहे हैं हम लोग, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब डेल्टा एम 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 का क्या स्क्वायर, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16 हो गया, E इज इक्वल टू 1.67 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस 11। सो देन 15.03 इंटू 10 की पावर माइनस 11 किसमें आ रहा है बच्चों, ये जूल के अंदर। अब इस डेटा को आपको ईवी में कन्वर्ट करना है। ईवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया ईवी में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आगे देख रहे हैं, E इज इक्वल टू 15.03 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 11 प्लस 19 हो जाएगा, कितना रिमेन रहा 10 की पावर 80 हो गया अपने पास। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 डिजिट थी, 2 0 कॉपी हो गई, यहाँ 10 की पावर 7 रिमेन रह गई। तो 1503 अपॉन 16, यहाँ पर एक 0 ले लें तो 10 की पावर 6 रिमेन रह गया, 7 थी तो एक 0 इधर आ गई, 10 की पावर 6 ईवी। डिवाइड हम लोग करते हैं 931.5 इंटू 10 की पावर 6 ईवी, 10 की पावर 6 डिनोट करते हैं किसे, मेगा को। तो E इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों ने एनर्जी जब भी हम लोगों से पूछी जाएगी हम लोग किस में कन्वर्ट करके चलेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास निकली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि कोई भी हमें दिया गया है ड्यूट्रॉन, तो जैसे ड्यूट्रॉन दिया गया है तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि ये ड्यूट्रॉन है, जिसे हम लोगों ने बोला 1s2। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि ड्यूट्रॉन की जो आप लोगों को बेसिकली m की वैल्यू कोई भी एक टर्म पे गिवन हो सकती है आपको यहाँ पर। तो m की वैल्यू हमें कोई भी एक टर्म पे गिवन है, तो बेसिकली ये वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 2.014 दे दी, जैसे एज एग्जांपल हम लोग बात करके चल रहे हैं। तो पहले हम लोग डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या है, डेल एम जेड कितना है 1, प्रोटॉन का मास मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1.007, न्यूट्रॉन 2 - 1 1.008, 2.014, m वही है आपके पास एक्चुअल मास जिसे हम बोलते हैं 1.007 प्लस 1.008 माइनस 2.014, तो हम दोनों को प्लस करेंगे 2.015 माइनस 2.014, तो डेल एम आपका कितना निकला 0.001। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट क्या करना था, एनर्जी किसमें निकालनी थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या देखा था अभी वेव में थोड़ी देर पहले देखा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीनिंग डेल्टा एम ये रहा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हमें डायरेक्टली आंसर यहाँ पर मेल हो जाएगा। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। लास्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक पॉइंट और लेकर चल रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कैलकुलेट होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो नेम से ही क्लियरिफाई स्पेसिफाई रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक मास। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या हो गया A। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसी क्वेश्चन में पूछ रहा जाए तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, A कितना है यहाँ पर 2, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन बनता है, एक पैटर्न का क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास यहाँ पर।